हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में अध्याय 9 पढ़ रहे हैं किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। तो हम पढ़ने वाले अपवर्तनांकों भी संबंध, अपवर्तनांकों प्रकाश के तरंग पर निर्भरता, कांच के गुटके के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, पार्श्विक विस्थापन, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण पर आधारित तथा अपवर्तनांक। बहुत शानदार तरीके से इन सारे टॉपिक को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो भले लंबी हो जाए लेकिन सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो चलेगा लंबा समय तक, इसे क्या है लंबी लंबी वीडियो बनाकर आपको कम समय में जल्दी क्या करेंगे, इस चैप्टर का करेंगे द एंड। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो अपवर्तनांकों के बीच संबंध आइए जानते हैं। कर अपवर्तनांकों के बीच संबंध, कर माध्यम एक है और एक क्या, एक माध्यम और दो माध्यम। मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें से हमने क्या किया, यहाँ से प्रकाश क्या किया, आपतित किया। जब प्रकाश आपतित किया तो क्या हुआ, अपवर्तन के पास क्या हुई, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अभिलंब से क्या हो गई, जब दूर हट गई और क्या किए, पुनः हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हमने क्या लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया, एक दर्पण लगा दिया और फिर उसी से क्या किया, उससे प्रकाश क्या गई, टकरा कर फिर पुनः क्या हो गई, वापस गई और क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। तो क्या था, माध्यम सघन या विरल माध्यम होता है। तो मतलब क्या गई, इधर से गई तो उतने ही कोण पर क्या हो गई, झुक गई। तो हम कह सकते हैं कि लिख सकते हैं माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक लिखेंगे, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक कितना होगा। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक लिखेंगे 1n2। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक तो क्या होगा, आपतन कोण क्या, आई बटे अपवर्तन कोण, आपतन कोण साइन आई बटे साइन आर। अब पुनः यहाँ पर हम देख रहे हैं अब उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से हमने क्या किया, उसी प्रकाश को क्या किया, पुनः उसी माध्यम में क्या किया, वापस लौटा दिया। तो वापस लौटाते हैं क्या, यहाँ पर एक दर्पण लगाकर जब यहाँ से लौटाते हैं तो क्या हमारा हो जाएगा, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक। तो पहले क्या होगा, आपतन कोण क्या होगा, आई आर हो जाएगा, साइन आर बटे हो जाएगा साइन आई, साइन आई। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 और 2 का क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई से साइन आई कट गया, आर से आर कट गया, आ जाएगा 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, फार्मूला एक बनकर तैयार हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यदि, लिख सकते हैं यदि पहला माध्यम वायु हो, यदि पहला माध्यम क्या हो, वायु हो यानी एयर, और दूसरा माध्यम क्या हो, कांच हो, जिसे क्या कहेंगे, ग्लास। यदि पहला माध्यम वायु तो हम लिखेंगे क्या, ए एन जी बराबर 1 अपन क्या हो जाएगा, जी एन ए, वही तो होगा 1n2
क्या हो जाएगा 1/2n1, तो ANG और उसका उल्टा GNA। तो हमारा एक फार्मूला यहाँ से बन जाएगा ANG बराबर 1/GNA, या इसको ऐसे पहले लिखेंगे, पहले इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे ANG इंटू GNA, पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे का, दूसरे के माध्यम पहले के दूसरे और दूसरे के सापेक्ष पहले का बराबर हो जाएगा 1। अब हम इसको लिखेंगे, इसको एक सेकेंड, हमने पहले इसको ही लिखना चाहिए था, पहले इसको लिखेंगे। अब क्या किया हमने, यहाँ से A हो गया और फिर यहाँ से A चला गया। अब हम लिख सकते हैं कि GNA, या लिख सकते हैं GNA बराबर 1/ANG। इन सब फार्मूलों का यूज कहाँ होगा, जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे तब इस फार्मूले का यूज होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया है, हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा जल है, एक माध्यम जल है और एक माध्यम कांच है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या किया, वायु से, वायु क्या हमारा विरल माध्यम है, विरल माध्यम जब क्या होगी प्रकाश सघन माध्यम में गई तो क्या हो गया, अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अब जल क्या हो गया, अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अब जल क्या हो गया हमारा विरल माध्यम, और कांच क्या हो गया सघन माध्यम। अब जल से क्या हो रही, वायु में जा रही, अविलंब से क्या हो जाइए, अविलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। जब क्या हो गई, अविलंब की तरफ झुक गई, यहाँ अविलंब की तरफ झुकी थी वायु से, विरल से क्या हो गई, सघन में गई तो क्या अविलंब की तरफ झुक गई। फिर जल से क्या हो गई, कांच में गई, फिर अविलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। फिर अविलंब की तरफ क्या हो गई, जल, और कांच में क्या हो जाएगा हमारा, कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो क्या होगा, अविलंब की तरफ फिर झुक गई। और क्या हुआ, जब वायु में गई, कांच से क्या हो गई, वायु में गई तो क्या अविलंब से दूर हट गई। तो दूर हट गई तो हम लिख सकते हैं ANG, पहले ANW, हम जानते हैं ANW बराबर हो जाएगा साइन I बटे साइन R, समीकरण नंबर 1। वायु से कहाँ गई, जल में, फिर जल से वायु में गई, WNG बराबर साइन R। यहाँ पर क्या था, I और R, इसी कोण पर क्या किया हमने, आपतित किया, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी वही कोण क्या हो गया, पुनः बन गया R। फिर साइन R बटे साइन R डैश, ये हमारा क्या R डैश है, ये हमारा क्या R डैश। अब WNG समीकरण नंबर 2। अब पुनः किससे जा रही है, कांच से वायु में, तो GNA बराबर साइन R डैश बटे साइन I, समीकरण नंबर 3। जिससे गई थी जितने कोण पर उतने ही कोण पर क्या हो गई, ये वापस आ गई। यहाँ से क्या करेंगे, खींचेंगे तो क्या हो गया, देखेंगे सीधे क्या हो गई, उसी कोण पर आ गई। तो यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से खींच रहे हैं तो जिस कोण पर गए थे क्या हो गई, उसी कोण पर ये क्या हो गई, पुनः वापस आ गई। यहाँ अविलंब से दूर हटा, अविलंब की तरफ झुका, फिर अविलंब से दूर हट गया, और क्या हो गया हमारा बराबर हो गया। अविलंब की तरफ क्या हो गया, झुक गया, फिर अविलंब से क्या हो गया, अविलंब की तरफ और झुक गया, फिर क्या हो गया, अविलंब से दूर चला गया। अब आगे, अब तीनों समीकरण का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3। अब गुणा कर देंगे, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 गुणे समीकरण 3। अब तीनों समीकरण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ANW इंटू WNG इंटू GNA बराबर साइन I बटे साइन R इंटू साइन R बटे साइन R डैश इंटू साइन R डैश बटे साइन I। तो यहाँ पर I से I कट गया, R से R कट गया, R डैश से R डैश कट गया, और हमारा यहाँ पर आ गया ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर आ गया हमारा 1। तो यह हमारा क्या आ गया, फार्मूला आ गया। हम जानते हैं कि WNG
जी बराबर हो जाएगा 1/a/n इंटू GNA, या इसको लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि WNG बराबर WNG बराबर ANW, GNA को लिख सकते हैं क्या ANG बटे ANW। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे किस प्रकार से ऐसा हुआ है। यदि हमको क्या निकालना है, WNG निकाला है, ANG दिया हो और ANW दिया हो, तो WNG तो G W है तो क्या होगा, W वाला नीचे हो जाएगा A से, ये दोनों में क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो ANG G लास्ट में तो क्या होगा पहले आ जाएगा, W शुरू में तो क्या होगा नीचे चला जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे कॉमन होने चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं GNW बराबर ANW बटे ANG। तो GNW बराबर क्या हो जाएगा GNW बराबर क्या हो जाएगा ANG। ये क्या होगा यहाँ पर GNW और यहाँ WNG लिखे थे, क्या हो गया G W, यहाँ पर G, आगे नीचे पीछे ऊपर, आगे नीचे पीछे ऊपर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब अपवर्तनांकों की प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता अब जानते हैं। माना पहले माध्यम में, मान लेते हैं कि माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, माना पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है V1 है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या है V2 है। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है V2 है। तो 1n2 बराबर पहले माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या जाएगा V1 बटे V2, क्या जाएगा हमारा V1 बटे V2 हो जाएगा। तो V1 बटे V2 हमारा क्या जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। फिर तो V बराबर हम जानते हैं न्यू लैम्डा, V बराबर हम जानते हैं क्या होता है न्यू लैम्डा। चूंकि V बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा, तो लिख सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश के अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आवृत्ति क्या हो जाएगी अपरिवर्तित रहती है, लेकिन तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाती है, लेकिन तरंगदैर्ध्य क्या होती है परिवर्तित हो जाती है। अतः हम जानते हैं कि V1 बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा 1 और V2 बराबर हो जाएगा न्यू लैम्डा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1n2 बराबर 1n2 बराबर न्यू लैम्डा 1 बटे न्यू लैम्डा 2, न्यू से न्यू कैंसिल हो गया और लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। हम जानते हैं कि 1n2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, 1n2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, या 2n1 बराबर 2n1 बराबर
λ2 बटे λ1, जो आगे रहेगा वो ऊपर रहेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर सूत्र n बराबर होता है a प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर, जहाँ a और b क्या है, नियतांक है। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें इसका यूज मिलेगा। अब कह रहा है कांच के गुटके पर द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन। कांच के गुटके द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्श्विक विस्थापन कब होगा। तो कांच के गुटके पर आपतित किरण तथा समांतर निर्गत किरणों के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, कांच के। तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं चित्र से। मान लेते हैं क्या, ये हमारा एक कांच का गुटका है, ये हमारा क्या है, ये कांच का गुटका है। इसको थोड़ा अभी, ये हमारा क्या है, कांच का गुटका। इस पर हम क्या करते हैं, प्रकाश को आपतित करा रहे हैं। इस पर हमने क्या किया, प्रकाश को आपतित कराया। प्रकाश को आपतित कराने पर ये क्या आ रही है, ये हमारा क्या है, पहले माध्यम लिखते हैं। ये माध्यम क्या हमारा, वायु है, और ये हमारा क्या है, कांच है। और इस पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। अब हम इस पर क्या किए, एक अभिलंब खींच लेते हैं। इस पर हमने क्या किया, अभिलंब खींच लिया। तो ये हमारा क्या है, अभिलंब खींच लेते हैं। इस गुटके पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच लिया। यहाँ से हम क्या करें, प्रकाश को आपतित कराते हैं। जब क्या है, वायु से, मतलब कांच क्या, प्रकाश क्या आगे किससे, किस माध्यम से आ रही है, यह विरल से क्या आ रही है, सघन में आ रही है। जब विरल माध्यम सघन में आएगी तो क्या आ गई, अभिलंब की तरफ क्या आ जाएगी, झुक जाएगी। तो अभिलंब की तरफ क्या आ गई, ये प्रकाश क्या आ गई, झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। और जाना कहाँ चाहिए था प्रकाश को, प्रकाश को जाना चाहिए था यहाँ पर। तो प्रकाश को क्या करना चाहिए, इस पर यहाँ जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गई, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। जब प्रकाश क्या हो गई, अभिलंब की तरफ झुक गई, और पुनः प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक गई। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने अभिलंब डाल दिया। यहाँ पर क्या किया, जिस बिंदु पर क्या झुक रही है उस पर अभिलंब डाल दिया। अब प्रकाश को क्या करें, यहाँ पर भी आपतित करा दें। अब हमारा क्या होगी, प्रकाश तो बाहर निकलेगी। अब कांच से क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब प्रकाश क्या होगी, कांच से बाहर निकलेगी, तब कांच से क्या रही, प्रकाश बाहर निकल रही है। जब कांच से क्या होगी, बाहर निकलेगी, कहाँ आएगी, वायु में। कांच से निकलेगी और क्या आएगी, ये हमारा वायु है। जब वायु में पुनः वापस लौटेगी तो क्या आ गया, विलंब से क्या आ जाएगी, दूर हट जाएगी, क्योंकि क्या आ गया, ये विरल माध्यम आ गया। अभिलंब से क्या आ जाएगी, दूर हट जाएगी। और दूर हट जाएगी तो क्या होगा, एक विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। इसी को हम डी से क्या कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या है, डी है। पार्श्विक विस्थापन हमारा क्या होगा, ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रकाश को आई कोण पर क्या किया, हमने आपतित किया, और आर कोण पर क्या आ गया, ये विस्थापित हो गया। ये क्या होना चाहिए, ये भी होना चाहिए आई, लेकिन क्या आ गया, ये आर कोण पर विस्थापित हो गया। तो हमारा ये हो जाएगा, आई था, ये टोटल क्या आई है, ये हमारा क्या पूरा आई है। आई में से क्या हो गया, आर घट गया, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर, आई माइनस आर। ये हमारा क्या है, आई माइनस आर। और हमने आर कोण पर क्या किया, ये पुनः क्या होगा, ये और कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आर। और ये हमारा क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन कोण क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। ये हमारा क्या, निर्गत कोण, यहाँ पर क्या हो गया, ई निर्गत कोण हो गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पर लंब डालेंगे। तो इस पर हम लंब डालते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे। अब पार्श्विक विस्थापन होता क्या है, तो आइए सबसे पहले पार्श्विक विस्थापन लिख लेते हैं, उसके आगे हम तब उसके बाद पढ़ेंगे, आगे जानते हैं। कांच के गुटके पर, कांच के गुटके पर, कांच के गुटके पर आपतित किरण, पर आपतित किरण तथा
समांतर निर्गत किरण तथा समांतर निर्गत किरण के बीच की दूरी को निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल डी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने क्या क्या माना है तो इसको थोड़ा सा कर देते हैं छोटा, जिससे आपको इसके बीच की जो भी चीज़ें लिखनी है उसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, आइए उसको लिख लेते हैं। हमारी क्या है, इसकी कांच की गुटके की मोटाई क्या है? टी है। हमारा क्या ए बी क्या है? हमारी आपतित किरण है। ए बी क्या है? आपतित किरण। और आई हमारा क्या? आपतन कोण है। यहाँ पर आई क्या है? हमारा आपतन कोण। मतलब क्या, ये जो प्रकाश की किरण और क्या निर्गत किरण दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। ये क्या है? ये दोनों समांतर हैं। इसको दिखाना चाहिए। दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर ही होंगे। एक दूसरे के क्या है? समांतर है। यहाँ से चलेंगे क्या? ये चली इधर और क्या ये दोनों क्या हो गई? आपस में एक दूसरे के क्या हो गई? समांतर हो गई। और आर हमारा क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण है क्या? अपवर्तित हुआ क्या हो गया? हमारा अपवर्तन कोण। ये हो गया अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। इस पर हमने क्या अभिलंब डाला क्या हो गया? हमारा ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा। तो हमारा बी हो गया। ये हमारा इसको मान लेते हैं क्या? ई। इसको मान लेते हैं सी। इसको मान लेते हैं डी। ये सी डी रेखा हो गई। हमारा क्या है? निर्गत कोण हो गया। ये कांच हो गया। ई हो गया। ये हमारा हो जाएगा यप। ये भी क्या है? 90 डिग्री है, पार्श्विक विस्थापन है। अब आर क्या होगा? अपवर्तन कोण हो गया। ई निर्गत कोण हो गया। ई हो गया हमारा क्या? निर्गत कोण। फिर ए बी हमारी क्या? आपतित किरण। ए बी क्या है? आपतित किरण। हमारा फिर बी सी क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और हमारा सी डी क्या है? निर्गत किरण। सी डी हमारा क्या है? निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो हर चीज़ के बारे में हमने जान लिया। वायु से आई कांच में, विरल से सघन में, फिर सघन से विरल में चली गई तो क्या होगा? पार्श्विक विस्थापन कर ली। अब त्रिभुज बी सी ई में हमारा कास आर बराबर कास थीटा और क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास थीटा और क्या होता है? आधार बटे लाल बटे कक्का होता है ना, लाल बटे कक्का। तो साइन कास, कास आधार बटे कर्ण। तो कास हो जाएगा क्या? हमारा आधार बटे कर्ण। तो कास आर बराबर आधार क्या है हमारा? बी ई। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी सी ई में अब त्रिभुज बी सी ई में देखेंगे हम। बी सी ई से कास आर बराबर ए बटे के आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है? टी है।
आधार हमारा क्या है, टी है, और कर्ण क्या हमारा ए बी सी, बी सी हमारा कर्ण क्या है बी सी बटे बी सी। तो हमारा बी सी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर टी बटे कास आर, टी बटे कास आर। अब टी बटे हो जाएगा हमारा कॉस आर। अब पुनः त्रिभुज बी सी एफ में बी सी एफ से, अब त्रिभुज बी सी एफ देखेंगे, बी सी एफ इस त्रिभुज में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन साइन आई माइनस आर बराबर साइन थीटा बटे क्या, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो थीटा क्या है, साइन थीटा और क्या, लंब बटे कर्ण, थीटा है क्या, लंब, हमारा क्या है सी एफ, सी एफ, और कर्ण कितना है हमारा, ये है ना बी सी, जब हमको एक भुजा गया था सी एफ, सी एफ यानी डी, डी बटे बी सी। तो यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगा डी बटे साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर। पुनः हमारा हो गया ये समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से टी बटे कास आर बराबर डी बटे साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर। तो हमारा डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, टी इंटू साइन आई माइनस आर बटे कास आर। यही हमारा क्या पार्श्विक विस्थापन का क्या फार्मूला है, यही हमारा क्या है पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला, यही पार्श्विक ये क्या है, यही पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला है, पार्श्विक विस्थापन का फार्मूला है, विस्थापन डी का सूत्र है, यानी फार्मूला यानी सूत्र है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कुछ घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण जानते हैं। रात्रि में तारे का टिमटिमाना, रात में तारे टिमटिमाते किस प्रकार से हैं। तो मान लीजिए क्या ये हमारा तारा है, ये हमारा क्या है तारा है। तो वायुमंडल में क्या है बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी परतें हैं, और क्या है कोई सघन है कहीं विरल है। तो क्या हुआ इससे क्या गई प्रकाश की किरण इस पर क्या गई पड़ी, प्रकाश की किरण क्या गई यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, और हमने क्या किया यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया अभिलंब खींच लिया, यहाँ पर आई और क्या हो गई अभिलंब से क्या हो गई यहाँ से आई और क्या हो गई अभिलंब से दूर हो गई। मान लीजिए क्या यहाँ से विरल माध्यम से आ रही और सघन माध्यम में क्या हो गई अभिलंब से दूर हट गई। पुनः फिर कोई परत पड़ी और क्या हो गई यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ी, फिर कोई परत यहाँ से प्रकाश कहाँ तक आई, यहाँ से अभिलंब से क्या हो गई अभिलंब की ओर क्या हो गई, अभिलंब की ओर मान लेते हैं झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई। पुनः हमने क्या किया यहाँ पर क्या कर लिया हमने यहाँ पर अभिलंब खींच लिया, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमने क्या किया अभिलंब खींच लिया और फिर हुआ ऐसा कि क्या हो गई यहाँ पर विरल माध्यम हो गया और क्या हो गया अभिलंब से दूर हट गई। तो था यहाँ पर और हमें क्या हो रहा है यहाँ से यदि हम सीधा देख रहे हैं, तो यदि हम क्या करें सीधा खींचते हैं तो हमें दिख कहाँ रहा है, हमको लग रहा है कि क्या प्रकाश यहाँ से आ रही है, लेकिन क्या आ रही है यहाँ से हमें आ रही है। तो हमें लगता है क्या है यहाँ पे और दिख हमें क्या रहा है यहाँ पर है, यहाँ पर वास्तव में और दिख यहाँ पर रहा है। तो क्या होता है हमेशा वातावरण में क्या होते हैं धूल के कण इधर उधर क्या होता है गति करते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमें
तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आइए समझते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें, तो हम जानते हैं तारे के टिमटिमाना उसके प्रभाव के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना, तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। वायुमंडल में विभिन्न परतों का घनत्व तथा ताप बदलते रहने के कारण अपवर्तनांक भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब क्या होगा, ताप बदलेगा, घनत्व बदलेगा, जिसके कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इन परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से क्या होता है, कभी कम विचलित होती हैं तो कभी अधिक विचलित होती हैं। इससे आंखों से प्रकाश कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक पहुंचता है, जिस कारण तारे हमें क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। जो तारा पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर होता है वह अधिक टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, और जो तारे नज़दीक होते हैं वह बहुत कम टिमटिमाते दिखाई देते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, वायुमंडल के बहुत सारी परतों से क्या होते हैं, होकर गुजरते हैं। जो दूर है क्या होगा, ज़्यादा गुजरेंगे तो क्या होगा, हमें ज़्यादा टिमटिमाते दिखाई देंगे। जो नज़दीक है क्या होगा, कम टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तारे दिन में दिखाई नहीं देते क्योंकि तारे हमारी पृथ्वी से लाखों वर्ष दूरी पर स्थित है, अतः सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो यह प्रकाश तारे के प्रकाश से कई गुना ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण से जिस कारण से क्या होती है, तारे से आने वाले प्रकाश की किरण क्या होती है, हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। यही कारण है कि दिन में हमें तारे नहीं दिखाई देते हैं। दिन के समय इसलिए हमें क्या होता है, तारे दिखाई नहीं देते हैं। अब कह रहा है पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। पानी से भरा हुआ तालाब हमें जितना गहरा होना चाहिए क्या होता है, हमें कम गहरा दिखाई देता है। तो हम जानते हैं कि जब तालाब के तल में किसी बिंदु ओ से जाने वाली प्रकाश की किरण, किसी बिंदु ओ से, ओ पर क्या है, ओ पर जाने के लिए, ओ पर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है, ओ पर क्या होना चाहिए, प्रकाश की किरण को हम क्या करें, ओ पर डाल रहे हैं, देख कर हम क्या करें, ओ पर डाल रहे हैं। ओ से आने वाली जाने वाली किरण, ओ से मान लीजिए ये हमारा क्या वस्तु है, यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से क्या हुई, कोई प्रकाश की किरण आ रही है। यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण आएगी तो क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम जब विरल माध्यम में जाएगी क्या होगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से क्या हो जाएगी, अविलंब की तरफ झुकना चाहिए, लेकिन क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। तो हमें लगेगा कि क्या, हम आंखों देखें क्या, हमें लगेगा कि ये तो वस्तु यहीं पर है। तो कह रहा जल से वायु में अपवर्तित होती है तो अविलंब से दूर विक्षेपित हो जाती है। जब ये प्रकाश किरणें किसी प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है तो बिंदु ओ की अपेक्षा कम गहरा आई से आती हुई प्रतीत होती है, जिस कारण हमें पानी से भरा तालाब अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देता है। क्योंकि क्या है, हम सीधा देखेंगे, सीधा समझेंगे क्या, हमें लगेगा कि यहाँ से आ रही है, लेकिन क्या रही है, वास्तव में यहाँ से आ रही है। क्योंकि क्या हो गया, अपवर्तन हो गया ना, तो प्रकाश क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। इसी प्रकार जल में डूबी हुई वस्तु का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। जल में कोई वस्तु डूबी है तो लगता है कि क्या है, वह मुड़ा हुआ है। तो माना एक पेंसिल ए बी जल से भरे ए बी का भाग ए सी जल में डूबा हुआ है। ए बी का भाग ए सी, जो ए बी है इसका भाग क्या है, ए सी भाग क्या हुआ, जल में डूब गया है। ए सी भाग, ए बी पेंसिल है और क्या हो गया, ए सी भाग क्या हो गया, यहाँ पर जल में डूबा हुआ है। जब पेंसिल की नोक ए से आने वाली पेंसिल की नोक ए से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, क्या हो रही है, किरण जल से वायु में क्या होती है, अपवर्तित होती है। जल से वायु में क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो हमें लगेगा क्या, पेंसिल यहाँ पर है, लेकिन क्या वास्तव में यहाँ है। अपवर्तित होती है तो प्रकाश की किरण अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। जब यह प्रकाश किरण किसी प्रेक्षक की आंख पर पहुंचती है तो आभासी स्थिति क्या होता है, ए न दिखकर क्या होता है, ए डैश दिखता है, आती हुई प्रतीत होती है। अतः पेंसिल का भाग ए डैश सी के रूप में प्रतीत होता है। अतः जल में डूबी पेंसिल वस्तु में जल में क्या है, कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे क्या होगा, लग रहा है कि क्या पेंसिल ये टूट गया है या मुड़ गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस घटना को आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से इनके बारे में। तो मान लीजिए क्या है हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया और 3। इस पर अविलंब खींच लेते हैं, इस पर अविलंब हमने खींच लिया। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या किया हमने, प्रकाश की किरण यहाँ से क्या हो गई, 1 सेकेंड, इसमें ये हमारा क्या है, विरल माध्यम है, ये हमारा क्या है, विरल, और ये हमारे क्या है, सघन, ये भी क्या है, सघन, ये क्या है, विरल, ये क्या है, विरल,
ये हमारा क्या है, सघन। अब जब क्या हो रही है, सघन माध्यम से क्या करें, प्रकाश की किरण को हम क्या करें, डाल रहे हैं। जब सघन माध्यम से क्या होगी, प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगी, अविलंब से विरल माध्यम में जाएगी, क्या अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर कोण हो जाएगा क्या, ये आपतन कोण क्या है, आई है, अपवर्तन कोण क्या हो गया, आर। तो यहाँ पर आई डैश, ये हमारा क्या, आई सी, इसी या सी। यहाँ पर क्या है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मान क्या है, आर है, आई सी है, क्रिटिकल एंगल। यहाँ से क्या हो गया हमारा, यहाँ से गया। ये हम क्या करें, प्रकाश की किरण को क्या करें, ऐसे ऐसे क्या करें, प्रकाश की किरण को इस प्रकार डालते हैं कि क्या हो गया, यह प्रकाश की किरण तो क्या हो रही है, प्रकाश की किरण को इस प्रकार डाले, मतलब आपतन कोण का मान क्या कहते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि हमारा परावर्तित किरण कोण का मान क्या हो, परावर्तन कोण का मान क्या हो जाए, हमारा 90 डिग्री हो जाए। आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि हमारा जो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए। परावर्तन कोण का मान क्या हो जाए, हमारा 90 डिग्री हो जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा आई सी। यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान क्या है, आई से, यहाँ पर आई सी का मान कितना है, आई सी तो यही होगा ना, क्रांतिक कोण का मान क्या, 90 डिग्री हो जाए, आई सी या सी। और फिर क्या करें, क्रांतिक मतलब आई सी का मान जो हम क्या करें, क्रांतिक कोण का मान इतना और बढ़ा दें कि प्रकाश क्या हो, जिस माध्यम से जा रही है क्या हो, उसी माध्यम में क्या हो जाए, पुनः वापस लौटकर चली आए। जिस माध्यम जा रहे उसी माध्यम में क्या हो, वापस लौटकर चली आए। तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा आई और आर। तो यहाँ आई का मान क्या हो गया, आई का मान क्या हो गया हमारा, आई सी से अधिक हो गया। आई का मान क्या होगा, आई सी से अधिक कर दिए, मतलब क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या करेंगे, प्रकाश को क्या करते हैं, अपवर्तित कराते हैं। तो क्या होगा, उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। या सी हमारा क्या है, क्रांतिक कोण। आई सी क्या है, हमारा क्रांतिक कोण है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, आई और क्रांतिक कोण पर क्या करते हैं, किसी प्रकाश को डालते हैं तो क्या होता है, वह 90 डिग्री पर चली जाती है। तो आई इसको लिखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्रांतिक कोण होता क्या है। तो लिखेंगे कि सघन माध्यम में वह कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, बना वह आपतन कोण, बना वह आपतन कोण, वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम, जिसके लिए विरल माध्यम, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण, माध्यम में बना अपवर्तन कोण, बना अपवर्तन, माध्यम में बना अपवर्तन कोण, बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो जाता है, समकोण हो जाता है, समकोण हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण आई सी या सी कहलाता है। मतलब क्या आ रहा है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए क्या विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो जाए। मतलब ऐसा कोण जिसके लिए क्या हो जाए, ये 90 डिग्री हो जाए। जो हमारा क्या है, ये हमारा कोण है, ये एंगल क्या होना चाहिए, अपवर्तन कोण क्या होना चाहिए, हमारा 90 डिग्री हो जाए। सघन माध्यम में बना हुआ कोण जिसके लिए क्या हो, अपवर्तन कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री हो जाए। तो मतलब आई बराबर क्या है, आई सी हो जाए, आई बराबर क्या हो जाए, आई सी हो जाए। तो यानी 90 डिग्री हो जाए तो हमारा अपवर्तन कोण क्या कहलाता है, वह क्रांतिक कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे,
क्रांतिक कोण कहेंगे। क्रांतिक कोण आई क्या होगा, आई सी के बराबर, मतलब क्रांतिक कोण के बराबर हो गया, तभी तो यह क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या है, क्रांतिक कोण से क्या है अधिक हो गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो लिख सकते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, पृथककारी तल पर क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर आपतित होती है। तो प्रकाश की किरण क्या होगी, विरल माध्यम में न जाकर जब क्या करते हैं, प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, सघन माध्यम से क्या कहते हैं, विरल माध्यम में, सघन से क्या कहें, विरल माध्यम में क्या करें, भेज रहे हैं। तो और प्रकाश की किरण क्या होगी, पृथककारी तल से क्रांतिक कोण से क्या होगी, क्रांतिक कोण से क्या होगी, बड़े कोण पर क्या करें, प्रकाश को क्या कर दी, आपतित करा देते हैं। तो जो हमारी अपवर्तित प्रकाश की किरण होगी विरल माध्यम में न जाके, विरल माध्यम में न जाके सघन माध्यम में वापिस लौट जाती है, और इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये हमारा क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और प्रकाश किरण पृथककारी तल पर क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर आपतित होती है, बड़े कोण पर क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर आपतित होती है, कोण पर आपतित होती है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर, सघन माध्यम में ही वापिस लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं एक टॉपिक और छोटा सा बचा है। कर आपतन कोण आई बराबर सी के लिए अपवर्तन कोण आर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आपतन कोण के लिए क्या होता है, जो अपवर्तन कोण हो 90 डिग्री हो तो क्या हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बटे क्या आई क्या हो जाए, सी के बराबर हो जाए साइन सी बटे और क्या हो जाए हमारा साइन 90 डिग्री। तो हमारे क्या कहेंगे, हो जाएगा साइन सी। सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तन क्या हो जाए, साइन सी हो जाए तो कहेंगे n बराबर हमारा हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1/, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तन क्या हो जाएगा हमारा 1/sin सी।
और क्या जाएगा n बराबर 1/sin c, जहाँ c क्या है, sin c क्या है हमारा क्रांतिक कोण है, ये हमारा क्या है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। और हमारा क्या है n सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। यदि क्रांतिक कोण का मान दिया हो और सघन माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो हो जाता है n बराबर क्या था 1/sin c। इन सब का यूज क्या होगा हमारे क्वेश्चन में होंगे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि क्या करें जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इन सारे फार्मूलों का यूज हम करेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।